नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आपका महाकुंभ की महाकथा में स्वागत है। महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी को है, लेकिन इससे पहले संगम की रेती पर सभी प्रमुख 13 अखाड़ों के साथ ही देश भर से साधु संत अपना बसेरा बना चुके हैं। अब भी संतों महंतों के आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। इनकी बसावट के साथ ही मेला आकार लेने लगता है। माना जाता है कि धर्म रक्षा के लिए ही अखाड़ों की स्थापना हुई थी। आम जन में भी अखाड़ों को लेकर काफी जिज्ञासा होती है। 13 जनवरी को कुंभ के पहले शाही स्नान में ये अखाड़े पूरी शानो शौकत के साथ पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि किस तरह से रथों, अस्त्र शस्त्रों के साथ रेत पर दौड़ लगाते नागा साधु जब गंगा स्नान करेंगे तो वो दृश्य हर किसी को अभिभूत कर देता है। आम जन की भी कल्पवास की तैयारी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी प्रयागराज में करीब 5 घंटे से ज्यादा रहे। हर तरह की तैयारियां देखी। तो इंडिया न्यूज आपके लिए अगले 4 महीनों तक महाकुंभ की महाकथा लेकर आता रहेगा। तो किस तरह से तैयारी जो है वो महाकुंभ को लेकर चल रही है, वो आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। महाकथाएं आपको हम सुनाएंगे और कौन कौन से अखाड़े हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि अखाड़ों को ज़मीन जो है वो अलॉट की गई है। अखाड़े वहां पर पहुंचने लगे हैं। पहला जो शाही स्नान है वो 13 जनवरी को होगा और इसके लिए सभी तैयारियां ज़ोरों शोरों से शासन और प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। अब देखिए, महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो 12 साल बाद महाकुंभ पड़ता है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हर साल से सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही हैं। 40 करोड़ मेहमान जो हैं वो यहाँ आने वाले हैं और 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है महाकुंभ में आने के लिए। तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार पूरी सरकार लगी हुई है कि किस तरह से इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जाए। वहीं इंडिया न्यूज़ भी हर बड़ी तस्वीर, हर खास तस्वीर आपके लिए लेकर आ रहा है महाकुंभ को देखते हुए। तो जो अखाड़े वहां पर पहुंच रहे हैं वो भूमि पूजन कर वहां पर बस रहे हैं और शाही स्नान के साथ साथ किस तरह से हर दिन महाकुंभ जो है वो खास रहेगा। महाकुंभ की तैयारियों के बीच सनातन बोर्ड की भी चर्चा हो रही है। इंडिया न्यूज पर साधु संतों की चर्चा सुनिए सनातन बोर्ड को लेकर। महाकुंभ का समागम हो रहा है और जिस तरीके से तैयारी हो रही है उसी बीच साधु संत पूरी तरीके से इकट्ठा होकर यहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है वो है सनातन बोर्ड की मांग और दूसरा कि कृष्ण जन्मभूमि में किस तरीके से वहां पर कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से वहां जो मांग हो रही है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम प्रयागराज संगम के घाट पर सभी साधु संतों के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ सबसे पहले जो साधु संत हैं उसमें मुख्य पक्षकार कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही, आप पक्षकार हैं कृष्ण जन्मभूमि के, क्या आप अपना पक्ष रख रहे हैं सरकार के सामने, क्या न्यायालय के सामने पक्ष रख रहे हैं, क्या बात आपने रखी है अभी तक? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म स्थान था मथुरा में, वहाँ पर मुगल शासकों ने 1670 में मंदिर को तोड़ करके वहाँ एक विवादित ढांचा तैयार कर दिया। उस विवादित ढांचा को हटाने के लिए हम न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। हमने न्यायालय में मांग की है कि जो कांग्रेस सरकार के दबाव में जो सन 1968 में जो समझौता हुआ था उस समझौते को निरस्त करके मंदिर की जमीन मंदिर को पुनः वापस मिले। क्योंकि मुगल शासकों ने केवल एक ही काम किया था, हमारे जो 3 प्रसिद्ध मंदिर थे अयोध्या, काशी और मथुरा, तीनों पर अवैध कब्जा करके वहां पर विवादित ढांचे बना दिए। तो हमारी न्यायालय में यही मांग है कि वहां पर सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने के बाद यदि मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं तो मंदिर की जमीन को मंदिर को दी जाए। क्योंकि वहां पर जो मस्जिद बनी है वो मंदिर की दीवारों पर एक ऊपर गुम्बद खड़ी कर दी है। उस गुम्बद के नीचे जितनी भी दीवारें उसमें मंदिर के जो
निशान है, पुष्प का निशान है और चक्र का निशान है और आप प्राचीन कलाकृतियां होती हैं जो मंदिर की, वो सभी मौजूद हैं। माननीय न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर कर दिया था, तो मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उस सर्वे पे स्टे हो गया है। लेकिन प्रयास जारी है और भगवान की कृपा से जैसे अयोध्या में रामलला का दरबार सजा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में दरबार सजेगा। कहा जाता है कि पुराणों में, इतिहास में ये कहीं न कहीं है कि मुगलों के शासक में बहुत सारी मंदिर है, केवल एक कृष्ण जन्मभूमि ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहाँ अब सर्वे चल रहा है। संभल की बात कर ले, वहाँ पर भी सर्वे चल रहा है, और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार सर्वे चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो मंदिर मस्जिद बनाए गए वो मंदिरों को तोड़कर ही बनाए गए? देखिए, मुगल शासकों ने लगभग 4 लाख मंदिरों को तोड़ा था। पहले तो हमारा ध्यान केवल 3 प्रमुख मंदिरों पर है। जब तीनों मंदिर का हमारा स्थान भगवान का जब प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद सनातनी हिंदू अब जाग रहा है। जहां जहां पर मुगल शासकों ने अवैध कब्जा किया, वहां पर न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा हम अपने मंदिरों को वापस ले रहे हैं। इसी सरकार में यह संभव है। यदि कोई और सरकार होती तो हमको वो लोग तारीख भी नहीं करने देते, क्योंकि हमको पता है हमारे पूर्वजों ने कितने जुल्म सहे। इस सरकार में, योगी मोदी की सरकार में, हम अपने सनातन धर्म के जो सनातनी हिंदू हैं वो अपने मंदिर की जगह मांग रहे हैं। और सरकार होती तो हमें मांगने का अधिकार भी खत्म हो जाता। मतलब सनातन को एक बड़ा हक इसी सरकार ने दिलाया। इस सरकार ने तो सनातन धर्म को जीवित कर दिया है और नहीं लोग अपने अपने धर्म से विचलित हो रहे थे। इस सरकार के आने के बाद में हम अपनी जो जायज मांगे, देखिए बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे मंदिरों पर मुगल शासकों ने अवैध कब्जा कर लिया। उस कब्जे को वापस मांगने के लिए हमें न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यदि और सरकार होती तो न्यायालय में केस करने से पहले जेल में ठूंस देती। आज हम अपनी जमीन को वापस मांगने का जो हमारा अधिकार है उसको हम न्यायालय में मांग तो सकते हैं। इसलिए ये सरकार लगातार 20-25 वर्ष तक और रहे, जब ये जो सनातन धर्म की जो नींव है वो मजबूत होगी और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात महाराज जी ने की, महाराज जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो सनातन धर्म की जो मांग की जा रही है, कहा जा रहा है, जैसे महाराज जी ने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ावा इस सरकार ने दिया, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को कितना बढ़ावा मिला है? ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ही कहें और क्या कहें। जो हमारे देश में हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और हमारे धर्म जो मठ मंदिर है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान में महात्माओं को कोई राइट नहीं दिया गया है, भले हमको आम सिविलियन के तौर पर राइट दिया गया है, अलग से कोई प्रावधान महात्माओं के लिए नहीं है। और जो भी हैं वो हमारी कंधे, हमारी बंदूक और आनंद वो ले रहे हैं। मुश्किल ये है कि हिंदू एकत्रित नहीं है, जाति धर्म में हर तरह से बांट रखे नेता लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए। अब वो स्वार्थ उनका ये है कि अगर ये एक हो गए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। अब ये कुर्सी की लड़ाई में हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। सनातन बोर्ड तो कब का बन जाना चाहिए। और अब खबर है कुंभ में जिस तरह से जटाधारी साधु पहुंच रहे हैं, जिनकी जटाओं को देखना हर किसी के लिए रोमांचक होता है। अभिराम दास महाराज की 6 फीट लंबी जटाएं हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। महाकुंभ की तैयारी चल रही है और लगातार साधु संत अपने अपने अखाड़े परिसर में आके वहां की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ एक साधु महंत हैं, उनके स्वरूप को देखने के बाद मुझे भी आकर्षण लगा कि महाराज जी कैसे इतनी बड़ी जटाएं अपने साथ लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने कब से रखा है, क्या रखा है। महाराज जी अपने बारे में बताइए और कैसे इस जटा को आपने धारण कर। मेरा नाम अभिराम दास है, मैं बलसाड़ गुजरात से आया हूँ और मैं निर्माणी अखाड़े के अंतर्गत मैं महामंडलेश्वर हूँ और कुंभ मेला में खालसा लगाने के लिए आया हूँ। और यहाँ बहुत से संतों का चरण रज मेरे इस जटा पर पड़ के इसको और पावन कर रहा है। इस समय हम गंगा के नहीं, इस समय हम संतों के चरणों के भूमि धूल का दर्शन कर रहे हैं, वो ज़्यादा हमें पवित्र कर रहा है। महाराज जी कितनी लंबी जटा होगी, क्या चीज़? जटा तो देखिए, एक सही बात बोले, जटा नहीं होती तो गंगा ही नहीं आती।
इसी जटा में गंगा ही खो गई थी, तो आप क्यों नहीं आप तो खोएंगे? शिव धारण हो गए हैं। नहीं नहीं, शिव के जैसा मैं नहीं हो सकता हूँ, हाँ। पर अगर शिव नहीं, जटा नहीं होते तो गंगा नहीं आती। तो साधु संत का अपना अपना रूप होता है। इसमें बहुत से ऐसे महाराज हैं जिन्होंने समय के साथ में अपने बाल उतरवा दिए हैं, और हमारा यंग था, किसी समय हम बाल उतरवाने की सोच रहे थे, पर आप जैसे महापुरुष ने बोला कि नहीं, अभी आप यंग हैं, इसलिए आपको अपना स्वरूप रखना चाहिए। तो अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 6 फीट समथिंग तो है ही। 6 फीट लंबा हाँ जी, है। हाँ जी। महाराज जी वेट कितना होगा इसका? ये होगा लगभग 3-3.5 किलो। तो परेशानी नहीं होती? होती है, हाँ। होती है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए हम इसको सहन कर लेते हैं। हाँ। इसी तरह से हम एक राजनीति पॉइंट डालूं, जिस तरह से विक्रांताओं के द्वारा, आक्रमणों के द्वारा, उसके बाद कुछ राजनीतिक द्वारा धीरे धीरे हिंदू धर्म को निगेटिव करने पर रास्ते पर ले गए थे, और हम सब सहने को तैयार हो गए थे। लेकिन आज मोदी जी ने इंजेक्शन बदल दिया, तो उसका स्वरूप बदल गया। प्रयागराज में साधुओं का मेला लग रहा है। स्थानीय लोग इस मेले को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। वो कल्पवास की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का समागम होगा और तैयारियां लगातार चल रही है, लेकिन लोगों का आना भी यहाँ शुरू हो गया है। आप देखिए कि किस तरीके से आपको चारों तरफ जो ये नाव है उसमें लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये वीवीआईपी घाट है और यहाँ पर लोग नाव की सवारी करते हैं, साइबेरियन पक्षी को देखते हैं। इसी समय आपको ये पक्षी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से लोगों को पूरे संगम घाट में दर्शन करना होता है, गंगा माता की तीनों जो घाट है वो यहाँ पर लोग आते हैं, संगम में दर्शन करते हैं और देखते हैं कि आखिर कितना विस्तार प्रयागराज का हो गया, किस तरीके से प्रयागराज में जो संगम है उसका महत्व क्या है। यहाँ के लोग लगातार अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और प्रयागराज में लोग यहाँ संगम के दर्शन करते हैं, नहाते हैं, क्योंकि संगम के स्नान का एक विशेष महत्व भी माना जाता है सनातन धर्म में। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर संगम क्यों आना हुआ, क्या सोच के संगम आई थी, और क्योंकि महाकुंभ होने वाला है तो क्या महाकुंभ में भी आना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, हम यहीं के लोकल ही हैं। बचपन से ये कुंभ का देखा है हमने, 2000 और 2013। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि कुंभ है, हमारे क्षेत्र में लग रहा है, तो वो तो अच्छी चीज़ें हैं। और बहुत मतलब इस बार तो और बहुत ज़्यादा अलग तैयारियां हैं, तो बस एक बार देखना था, बाकी पूरे महीने का एंजॉयमेंट होगा। अच्छा, क्योंकि आप यहीं की लोकल रहने वाली हैं, आपने संगम में कुंभ काफी सालों से देखा है, कितना अलग है इस बार महाकुंभ? इस बार तो काफ़ी अलग है। 2013 जब हमारी शादी हुई थी उस समय भी कुंभ लगा हुआ था, उससे बहुत बेहतर है इस बार। और बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं, बहुत ही अलग लग रहा है, पूरा शहर ही जगमगा रहा है। मतलब एक पर्व जैसे बना हुआ है कि हमारा मतलब 1 महीने का पूरा पर्व है, ये चलने वाला है, तो अलग तो है ही। मतलब इस बार काफी अलग लग रहा होगा। जी जी जी, इस बार काफ़ी अलग लग रहा है, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट है। मतलब आप भी यहीं से है, बचपन से यहाँ देखा है? हाँ जी, बचपन से तो नहीं, बट सिंस मैं तो यहीं पे बाय बर्थ तो यहीं पे हूँ, बट शुरू में बात था, बाय 2010 यहाँ पे आया हूँ, तो 13 से मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सही है। मतलब डे बाय मतलब ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट ही आपको दिखेगा कुंभ में। प्रयागराज कुंभ का मेला लगेगा। कुंभ में केवल एक रीति नहीं, एक भाषा नहीं, हर चीज़ों का समागम होता है। कुंभ में आपको एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्र, देश विदेश से लोग आते हुए दिखाई देंगे और एक भव्य समागम इस बार महाकुंभ में देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। देखिए, महाकुंभ को सफल बनाने के लिए संगम क्षेत्र में इको फ्रेंडली कुटिया और शिविर बनाए जा रहे हैं। इन कुटियों में संत न केवल रहेंगे बल्कि आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। देखिए कैसे। महाकुंभ में अलग अलग समागम देखने को मिलेगा, अलग अलग आश्रम देखने को मिलेगा, अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है और अंतिम चरण पर है। हर तरफ
हर साधु संत अपने अपने आश्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम देवरावा बाबा आश्रम में हैं, जहां पर देखिए ये कूस का पूरा आश्रम बनाया गया है। किस तरीके से, कितना सुशोभित तरीके से आश्रम बनाया गया है। एक पूरी जो आश्रम है ये कूस से बनाया गया है और इस आश्रम में क्या क्या व्यवस्था है, उस सब चीज़ों को किस तरीके से किया जाता है इस आश्रम में, और महाकुंभ में इस आश्रम में क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो साधु संत हैं वो बताएंगे। और किस तरीके से साधु संत जो यहाँ के हैं वो किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं महाकुंभ में, किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो होती है। हमारे साथ क्योंकि देवरावा बाबा आश्रम के संत हैं, महाराज जी इस आश्रम के बारे में पहले बताइए। बड़ा खूबसूरत है, कूस का आश्रम है ये। जी जी, ये आश्रम भगवती के गर्भ में ही रहता है 12 महीने 365 दिन, और ये बहुत वर्षों से है। यहाँ बाबा का मंच है, या पूज्य बाबा सरकार का मचान है, तो लोग यहीं रहते हैं। आप बताया जा रहा था कि आप पहले यहाँ पर नाव में रहते थे जब गंगा जी आ जाती थी। हाँ जी। तो कैसे आप रह लेते थे, कैसे क्या चीजें होती थी? कैसे रहने का मतलब जीवन की एक साधारणता है, मनुष्य कहीं भी रह सकता है रहना चाहे तो। महाराज जी इस दिव्य ज्योति के बारे में जानना चाहूंगी। ये दिव्य ज्योति, अखंड ज्योति कब से लगी और ये कब तक चली? बहुत वर्षों से जल रही है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से ये खंभे पर, स्तंभ पर स्थापित है जी। जब गंगा जी आ जाती हैं तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है? लोग यहाँ रहते भी हैं, नाव से भी आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपके आश्रम की बात की जाए तो कूस से पूरा आश्रम बना हुआ है, बड़ा ही अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसको बनाने के लिए क्या सोच रही है आपकी, कैसे आपने बनाया? और कुंभ परिसर में मुझे लग रहा है कि बड़ा ही अलग आपका आश्रम दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यह तो प्रतिवर्ष ऐसे ही बनता है, ये कोई कुंभ के कारण नहीं है। हमारी आवश्यकताएं झोपड़ी से पूर्त होती हैं और झोपड़ी हमें प्रिय है। झोपड़ी आपको प्रिय है। कितने साधु संत यहाँ पर रहते हैं आपके आश्रम में? कभी गिना नहीं, हाँ। फिर भी 100-125 महात्मा तो रहते ही। 100-125 महात्मा रहते हैं। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर देवरावा बाबा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि आश्रम उनका, स्थापना उनके ही नाम से है? देखिए, बाबा की कृपा तो सब पर अनवरत बरस रही है, और जो उनसे प्रेम करता है निश्चित रूप से वो उनकी कृपा का भागी है। कुंभ मेला में श्रद्धालु कल्पवास भी करते हैं। गंगा किनारे चूल्हों पर कल्पवास में खाना प्रसाद बनाते हैं। देखिए कैसे हजारों चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं। बहुत अद्भुत चीजें जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे कुंभ से निकलकर सामने आ रही हैं, जो इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा है। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी जहां लगातार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कल्पवास जो लोग आएंगे माघ मेले में करने के लिए, उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। छोटे छोटे जो कैंप होंगे उसमें लोग वास करेंगे, और क्योंकि कल्पवास में उनको खाना बनाने और सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है, उसके लिए चूल्हे का इंतजाम होता है। क्योंकि गैस की व्यवस्था नहीं कर सकते, उसमें कल्पवास में आपको एक सात्विक रूप से रहना होता है, तो चूल्हे की व्यवस्था की जाती है। तो ये छोटे छोटे चूल्हे हैं जो यहाँ के लोग बनाते हैं, और ये कल्पवास के लिए जाते हैं। कल्पवास वाले लोग इन चूल्हे पर खाना बनाते हैं, इन चूल्हों का उपयोग करते हैं। इस बार क्योंकि ग्रीन कुंभ का थीम दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि एक पूरा जो एटमॉस्फेयर यहाँ का देखने को मिलेगा वो प्योर देखने को मिलेगा, वो अलग तरीके से रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रीन कुंभ के थीम पे नगर निगम ने भी अपनी अलग अलग तैयारी की गई है। तो देखिए आपको गोबर के उपले देखने को मिल रहे होंगे, छोटे छोटे चूल्हे देखने को मिल रहे होंगे। ये सारे मिट्टी के बनाए गए, और मिट्टी के चूल्हों पर ही सारी चीज़ें होंगी। हम क्योंकि यहाँ के लोग जो बनाते हैं वो हमारे साथ है। अम्मा, कब से ये चूल्हे आप बनाते हो? चूल्हा तो कुंभ के मेले की वजह से आपकी 1 महीना पहले से बनाने लगी। 1 महीना? कितना चूल्हा बनाए होंगे आप लोग? अभी तो जो है यहीं वही है, यही जो जितने रखे हुए हैं। क्या क्या चीज़ें चूल्हे के अलावा और बनती है? मिट्टी की? मिट्टी खाली चूल्हा है। खाली चूल्हा यूज होता है इन चूल्हों का? हाँ हाँ, लोग ले जाते हैं? इसी में बनाएंगे, खाएंगे, तभी पाप कटेगा। अच्छा, हाँ। कल्पवास के लिए ही इस और चूल्हे का? हाँ, और गैस में तो रोज ही खाते हैं सब। रोज ही खाते हैं, लेकिन कल्पवास करना है तो इन्हीं चूल्हों पर बनाना है। गंगा जी का मिट्टी का चूल्हा पे हाँ, खाना बनाइए, हाँ। तब कल्पवास के पुण्य पाओ। कल्पवास का पुण्य प्राप्त करना हो तो गंगा जी के
मिट्टी का ये चूल्हा बनता। अम्मा ये बताओ कितने का एक चूल्हा बिकता होगा? एक चूल्हा हम लोग बनाते हैं, कोई काम नहीं है तो बनाते हैं तो 10 रुपये के बिकता है। 10 रुपए का एक चूल्हा बिकता है? अच्छा। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के पास एक साधु बंदर को लेकर बैठे हुए थे। इस बंदर का नाम भैरवी है। महाराज इसे अपना बच्चा मानते हैं। आप भी इसका चंचल स्वरूप देखिए जरा। प्रयागराज संगम पर आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, अलग अलग विधाएं देखने को मिलेगी, अलग अलग भाषाओं में लोग देखने को मिलेंगे। उसी तरह हम लेटे हुए हनुमान जी के पास थे और अचानक हमें एक छोटा सा बंदर दिखा जो ये महाराज जी लेकर बैठे हुए थे। इसकी हरकतें देखिए, ये कैसे इनके साथ रह रहा है और कैसे उछल कूद कर रहा है। महाराज ये कब से आपके साथ है? ये 6 महीना ऊपर हो गया। इसका फॉरेस्ट वाला दिया, भगवान दिया ये। अच्छा, ये फॉरेस्ट वालों ने आपको दिया है? हाँ। कितना प्रेम है इसको? इसका छोटा बच्चे से हमें प्रेम है। ये हमारा लड़की, हमारा बच्ची है। बच्चे की तरह आपके साथ? हाँ, आपने तो टीका भी लगाया है। हाँ, ये असली, हम नेकली। ये असली, हम नेकली। अच्छा। हाँ, इसका पैसा की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसका खाना चाहिए, हमको कौन चाहिए? पैसा चाहिए, सांझी चाहिए, घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। बाबल कौन चाहिए? इसका कौन नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। इसका नाम क्या रखा? बैरवी, 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 बैरवी। बैरवी। ये बैरवी को देखिए कि किस तरीके से बैरवी इस महाराज जी के साथ खेलती कूदती है। और बैरवी का स्वरूप देखिए कि हनुमान जी के मंदिर पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान जी का स्वरूप हमारे साथ है और हनुमान जी का स्वरूप हमारे साथ उछल कूद कर रहा है। और इसके बारे में कुछ खास चीजें? इधर से मल्लिकाशी जाएंगे, हाँ। मणिकंठा घाट। अच्छा। हाँ, उधर से सीधा नेपाल जाएंगे। नेपाल आप कहाँ से आए हो? हम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से यहाँ आए हो? हाँ, इधर महाकुंभ के लिए। हाँ। और ये क्या क्या करती है, कैसे रहती है भैरवी आपके साथ? ये अब साथ आप भैरवी का कुछ करता दिखा दीजिए। नहीं 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 नहीं, उससे गुस्सा आई हुई। ऊपर ऊपर भाई, चल ऊपर जा। ओहो। जा ऊपर जा। हाँ, भैरवी ऐसे लकड़ी पे चढ़ रही है। पुलिस 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 पुलिस, पकड़ो पुलिस पुलिस। अयो पुलिस पुलिस पुलिस, पकड़ो। अयो मार रहा पुलिस पुलिस। अयो अच्छा, ये पुलिस कहने पे डरती है? हाँ, माता पुलिस से डरती है? अयो पुलिस। अयो नहीं पकड़ देंगे, नहीं पकड़ देंगे। हाँ, नहीं पकड़ देंगे, नहीं पकड़ देंगे। हाँ, ठीक है। अम्मा 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 अम्मा, अयो 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 अम्मा। प्रेम देखिए कि किस तरीके से प्रेम है और किस तरीके से ये जो भैरवी है, क्योंकि मैं इनको बंदर नहीं कहूंगी, ये भैरवी है हमारी। और भैरवी बच्चा है और प्रेम देखिए, पुलिस से डरती है भैरवी। भैरवी पुलिस, अयो पुलिस। आप मेरे साथ नहीं, चलो। चलो। नहीं। जैसे आप छोटे से बच्चे को देखते हैं और छोटे से बच्चे का प्रेम होता है, छोटा सा बच्चा जिस तरीके से आपके साथ नटखट स्वरूप दिखाता है, उसी तरह ये भैरवी है और भैरवी का ये स्वरूप है। और भैरवी किस तरीके से कितने प्रेम से इनके साथ रहती है। महाकुंभ में इस बार स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ग्रीन कुंभ की थीम पर पूरा आयोजन हो रहा है। कुंभ में लगभग 1.5 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं। इन शौचालयों को 2 कलर में रखा गया है। ब्लू कलर का शौचालय पुरुष के लिए और पिंक कलर का शौचालय महिलाओं के लिए। इस बार महाकुंभ में लगभग 1.5 लाख शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता लगातार बनी रहे। महाकुंभ में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार महाकुंभ का थीम ग्रीन कुंभ दिया गया है। इस बार महाकुंभ को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर ये शौचालय निर्माण किया जा रहा है। देखिए, ये शौचालय है, ये डिब्बे की तरह शौचालय है। 2 कलर के शौचालय आपको जगह जगह महाकुंभ में देखने को मिलेंगे, एक ग्रीन कलर का, एक पिंक कलर का। पिंक महिलाओं के लिए होंगे, ग्रीन कलर के कुंभ में पुरुषों के लिए शौचालय होंगे। और ऐसे लगभग 1.5 लाख शौचालय पूरे परिसर में आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह ये शौचालय लगाए जाएंगे। इसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा, शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाएगा और लगातार देखा जाएगा कि आखिर इन शौचालय की जो साफ सफाई है वो चल रही है कि नहीं, और जो थीम दिया गया है इस बार ग्रीन कुंभ का, उसको कितना ज़्यादा मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि थीम के हिसाब से ही स्वच्छता और शुद्धता की विशेष ध्यान इस बार महाकुंभ में दिया जाएगा।
संगम नगरी प्रयागराज में रूस की साइबेरियन बर्ड्स पहुंची हैं। सफेद रंग के इन पक्षियों की चोंच और पैर लाल रंग के होते हैं। ये पक्षी बहुत ही खूबसूरत हैं। इन पक्षियों को दाना खिलाने के लिए पर्यटक संगम तट पर पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पे है, तो वहीं 5000 किलोमीटर दूर से चल के साइबेरियन बर्ड्स संगम नदी पे आ चुकी हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो बर्ड्स हैं, साइबेरियन बर्ड्स हैं, ये ब्लैक कलर और वाइट कलर, उनकी जो चोंच जो होती है वो रेड कलर की होती है। ये यहाँ पे आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये पक्षी। और ये 5000 किलोमीटर से दूरी तय करके प्रयागराज में आते हैं और प्रयागराज की संगम नदी पे ये यहाँ पे आते हैं। और इनको बुलाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। ये जो पक्षी हैं ये आमतौर पे आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। इनको जब हम आवाज़ देंगे तो ये हमारे पास आएंगे और ये दाना खाएंगे। और ये जो दाना है ये जो मक्के का जो सेव होता है उससे उसको खाने के लिए ये हमारे पास आएंगे। अभी आप देखिए हम आवाज़ देंगे तो ये पक्षी जो है हमारे पास खुद अपने आप आ 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 आजा आ आ आ। ये आवाज़ आ की आवाज़ जो है ये इन पक्षियों को भाती है। और ये पक्षी जो हैं ये दाना बिनने के लिए आ जाते हैं। और ये 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज में आए हैं और यहाँ पे ये पक्षी जो हैं दाना खाने के लिए आते हैं। और प्रयागराज में जो दूर दराज से सैलानी जो आते हैं, पूरी दुनिया के सैलानी जो आते हैं प्रयागराज में, इन साइबेरियन बर्ड्स को दाना खिलाते हैं। और खूबसूरत जो दृश्य होता है, सूर्य इस समय देखिए ढल रहा है और वहीं जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो यहाँ संगम की नदी के ऊपर ये कितनी खूबसूरती से इनकी आवाज़ है। इनकी आवाज़ को जो सुनता है वो एक मन मोह लेता है लोगों का। वो दृश्य है ये आपके सामने। और ये किस तरह से आते हैं और देखते रहिए। ये दाना जब हम इनको खिलाएंगे तभी ये आते हैं, ऐसे नहीं आ पाएंगे। प्रयागराज से आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के साथ। क्या चल रहा है कुंभ में आपके लिए लेकर आया है इंडिया न्यूज़ हर रोज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी।